आउट हैं, दैट इज़ वाई जो है ना वो चीज़ें कुछ ओके डन। ओके तो हमने जो है वो एनालाइज अभी तक ये किया है कि हमारे पास एक इनपुट होगी, उसको हम जो है वो एक बॉक्स से प्रोसेस करवाएंगे और आउटपुट y बना लेंगे। दिस वाज x, दिस वाज y, ऑब्वियसली इन टाइम डोमेन, एंड x इज आल्सो इन टाइम डोमेन, एंड यहाँ होगा आपका इस सिस्टम का अपना रिस्पॉन्स, जिसको हमने नाम दिया था इम्पल्स रिस्पॉन्स का। h of t was your impulse response, and this process is called convolution। ठीक हो गया। अब एक मेथड ये है टू फाइंड द आउटपुट विद इनपुट, एनी इनपुट एंड विद एनी h of t। देन हमने कहा कि इस सिस्टम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। ये भी आपके चैप्टर 2 का पार्ट था। तो हमने इनपुट और आउटपुट को जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्मेट में ले लिया, जो है वो इनपुट और आउटपुट में हमने डिफरेंट डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व किया हम के, और उसको हमने कहा कि वो आपकी इनपुट से रिलेट करता है विद सम लेट्स सपोज के mth डेरिवेटिव, और देन हम इसको सॉल्व कर लें तो हमें आउटपुट y ऑफ t मिल जाएगा। अब इन दोनों ही केसेस के अंदर आपको आउटपुट y ऑफ t मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी इनपुट x ऑफ t। यहाँ पे आप कन्वोल्यूशन यूज करते हो और कन्वोल्यूशन में आप इम्पल्स का रिस्पॉन्स यूज करोगे, और यहाँ आप उस इम्पल्स रिस्पॉन्स की जगह पे उसके डेरिवेटिव्स को यूज कर रहे हो कि y का x डेरिवेटिव लेना है या y का हमने nth डेरिवेटिव लेना है। तो अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें इस इक्वेशन के अंदर आपका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ t है वो हिडन था, वो हमें जो है वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, लेकिन वो हिडन था। वो हिडन किस फॉर्मेट में था? वो डेरिवेटिव्स की फॉर्मेट में था, और इसमें भी हम उसको सॉल्व कर सकते थे टू फाइंड द y ऑफ t। देन हमने एक नई टेक्निक डेवलप की, हमने कहा कि कन्वोल्यूशन जो है हमारे लिए थोड़ा सा प्रोसेस डिफिकल्ट है, लेट्स गो टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने हर एक सिग्नल को ओमेगा डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और हमने अपनी कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी से एनालाइज किया कि जो चीज़ आपको कन्वोल्यूशन प्रोवाइड कर रही थी टाइम डोमेन के अंदर, एग्जैक्टली वही चीज़ आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन एक सिंपल वे के अंदर। तो आपको जस्ट दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू कैन गेट द आउटपुट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने चेक करना है कि अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को इम्प्लीमेंट कर सकें डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर, तो क्या इससे भी हमारे लिए कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ सिंप्लिसिटी, कुछ जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं कि नहीं। दिस इज द फोर्थ टास्क, दैट इज द एजेंडा ऑफ टुडेज टास्क। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो दूसरा एंड ढूंढना है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर मैं कंप्लीटली कन्वर्ट कर दूं ट्रांसफॉर्म के अंदर, तो क्या मेरे पास जो है वो कैलकुलेशन सिंपल हो रही है कि नहीं। बिकॉज अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, और हमने इसको सॉल्व किया है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो आपकी जो आउटपुट थी वो दो पार्ट्स में कन्वर्टेड थी, आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन और आपकी। तो अगेन एक लेंथी प्रोसेस है इसको, जिस तरह कन्वोल्यूशन में आपको कन्वॉल्व करना थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट प्रोसेस था, डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली डोमेन के अंदर सॉल्व करना इज ऑल। एक्सक्यूज मी सर, यस, आपकी वॉइस नहीं आ रही। थोड़ा सा वो जो है वो डिस्कनेक्टेड हो गया था कनेक्शन बिकॉज ऑफ द some network problems, so we are back online।
ओके, तो आपको जो है वो आई गेस क्लियर हो गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर। अब स्टार्ट हमने उसी बेसिक से करना है कि हमारे पास जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो गिवन है, और उस इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब है वो रिलेशनशिप करती है बिटवीन इनपुट एंड द इनपुट। सर आपकी वॉइस फिर कट रही है। हमने जो है वो आउटपुट के लिए डेरिवेटिव का ऑर्डर लिया, देन हमने इनपुट केस डेरिवेटिव का ऑर्डर लिया हुआ है, k कैन बी फ्रॉम 0 to n फॉर द आउटपुट केस एंड फॉर 0 n फॉर द इनपुट केस। सर आपकी अब वॉइस में फिर नेक्स्ट डिस्टॉर्शन स्टेप आ ये होगा रही कि है। इसकी हम बिफोर सॉल्विंग इट इन द टाइम डोमेन, लेट्स सर कन्वर्ट इट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसका हम सर आपकी नहीं समझ लग रही सर ये वॉइस की। जी बच्चे, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, let me shift my network, just hold on. Yes, sir. जी क्लास, अब मेरी आवाज आपको आ रही है? Yes, sir. It is clear now. Okay, I have shifted my network to another network and also relocated my location. Okay, so back to the topic. I guess slides जो हैं वो आप लोगों के साथ already shared हैं, guess वो shared हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको हमने ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है, बिकॉज
डायरेक्टली अगर हम उसको टाइम डोमेन के अंदर सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास दो सॉल्यूशंस हमें जो है वो फाइंड आउट करने पड़ते हैं, एक नेचुरल है और उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो उसको अवॉइड करने के लिए लेट्स चेक कि क्या हम उसको यूजिंग ट्रांसफॉर्म सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड्स का ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म लेना है ताकि इक्वेशन जो है वो आपकी टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब दोनों साइड्स के ऊपर ये जो आपको एक एफ का सिंबल नज़र आ रहा है, जिसकी बेसिकली अनोटेशन कि हम इस इक्वेशन के अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको वो फोरियर ट्रांसफॉर्म का पूरा जो फार्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने की बजाय अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लें कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो किस तरह से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को ये बाद जो है वो हम कैसे अपना ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। लेट्स चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि हमें उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए जो भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। लाइक आपका जो समेशन साइन है वो हम उसको एज इट इज़ बाहर लिख सकते हैं। जो आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ए के, उसको भी हम जो है वो ट्रांसफॉर्म के बाहर जो है वो लिख सकते हैं। सिमिलरली राइट साइड के ऊपर आपका समेशन साइन अगेन आप उसको ट्रांसफॉर्म से जो है वो निकाल सकते हो। देन जो है आपका कोएफिशिएंट एम्पलीट्यूड कोएफिशिएंट बी के, उसको भी हमने जो है वो ट्रांसफॉर्म से बाहर ले लिया है। अब वी नो दैट y ऑफ t का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो y ऑफ j ओमेगा होगा। एंड अगर y ऑफ t का ट्रांसफॉर्म y ऑफ j ओमेगा है तो डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये हमने एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्म अवेलेबल है और उसके डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड करना है, सो व्हाट इज द टूल? सर जे ओमेगा स्टार्ट में आ जाता है, जे ओमेगा आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो जे ओमेगा की पावर 1 आ जाएगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो जे ओमेगा की पावर जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। एंड सिमिलरली इसी ट्रेंड को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव का जो टोटल ऑर्डर है दैट इज़ के। तो हमने जे ओमेगा को साथ मल्टीप्लाई कर लिया है और जो उसकी जो पावर है वो आपके डेरिवेटिव की डिग्री है कि कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव था। तो हमने केथ जो है उसकी पावर रख ली है, जे ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया है एंड वाई ऑफ जे ओमेगा इज एज इट इज द डेरिवेटिव सॉरी द ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी। सिमिलरली राइट साइड के ऊपर भी आप यही चीज़ इंप्लीमेंट करोगे। आपकी समेशन एज इट इज़, आपका बी के कोएफिशिएंट एज इट इज़, और जो आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उस डेरिवेटिव को अगर हम ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करें यू कैन राइट जे ओमेगा रेज टू पावर के बिकॉज केथ डेरिवेटिव है एंड एक्स ऑफ जे ओमेगा। इस ट्रांसफॉर्म में अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके इसको डिस्कस कर सकता है बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम विदाउट इम्प्लीमेंटिंग एनी इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म लिख रहे हैं। यस, एनी क्वेश्चन? चलें, लेट्स मूव ऑन। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। y ऑफ जे ओमेगा जो है वो आपके k के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब इसको समेशन साइन के हम बाहर लिख सकते हैं बिकॉज इसके अंदर कोई k का वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे वही हुआ है। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने y ऑफ जे ओमेगा को इंडिपेंडेंटली बाहर मल्टीप्लाई कर दिया है। सिमिलरली राइट साइड के ऊपर आपका x ऑफ जे ओमेगा इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, इसमें भी k की कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो x ऑफ जे ओमेगा को भी हमने जो है वो समेशन साइन से बाहर निकाल दिया है और इक्वेशन को हमने जो है वो रीअरेंज करके कुछ इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और देन वी नो कि अगर हमने आउटपुट फाइंड करनी है यूजिंग दिस इक्वेशन एंड ऑब्वियसली यूजिंग ट्रांसफॉर्म्स, तो आउटपुट दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन होगी। एक तो आपका h क्या था, इम्पल्स रिस्पॉन्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा, h कैपिटल, और देन आपके इनपुट x सिग्नल का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है, x भी गिवन है और y भी गिवन है और फाइंड आउट करना चाहते हैं कि h क्या होगा। फिर तो h का मतलब है हम इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर भी रीअरेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स इफ y इज इक्वल्स टू hx देन h इज इक्वल्स टू y ओवर x।
जस्ट रीअरेंजिंग द टर्म्स। तो यहाँ पे हमने वही किया, h इज इक्वल्स टू y की टर्म डिवाइडेड बाय x की टर्म। तो इस इक्वेशन में y डिवाइडेड बाय अगर हम x फाइंड करेंगे, दिस विल गिव यू द लास्ट रिजल्ट। और ये है और कैसे सर आपकी वॉइस इस डिफरेंशियल तो सर आपकी वॉइस दोबारा कटना शुरू हो गई। डिस्टॉर्शन आ रही है वॉइस पर। नो नीड टू सर आपकी वॉइस दोबारा कटना शुरू हो गई। क्या सर आपकी वॉइस दोबारा कटना शुरू हो गई। बेहतर हुई या नहीं हुई? नो सर फिर सर कट हमने रही है। लास्ट इक्वेशन तक आवाज क्लियर कराई है, उसके बाद क्लियर नहीं हुई। एच ऑफ वी ओमेगा तक जहाँ हमने पुट की ना वहां तक आवाज क्लियर कराई। पूछ रहा हूँ अभी ठीक हुई है कि नहीं? नो सर अभी भी डिस्टॉर्शन है। ओके, सो उस दिस इज नॉट गुड यार, व्हाट कैन आई डू नाउ? Today I am moving from here to there, from here to there, just to clear the internet. Is it better now? Yes. यस सर। Yes sir, better. Okay. Okay, you have to bear a little bit distortion. मैंने जो है वो रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, तो पॉसिबली रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो ये चीज़ एब्सेंट होगी, तो आप रिकॉर्डिंग से भी बाद में कंसल्ट कर सकते हैं। और मीनवाइल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको वापस भी नो रिपीट सर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में भी सेम इशू आता है। अगर आपको हमें आपकी आवाज़ नहीं आई तो रिकॉर्डिंग में भी आपकी आवाज़ नहीं आती। सर इशू चलें फिर होता है उसको हम रिकॉर्डिंग। रिपीट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है वो डिस्कशन की है एच ऑफ जे ओमेगा कैसे फाइंड करना है। इस पॉइंट तक मेरे ख्याल से हमें चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए अब तक कि व्हाई वी आर फाइंडिंग एच ऑफ जे ओमेगा, हाउ वी आर फाइंडिंग एच ऑफ जे ओमेगा, और एच ऑफ जे ओमेगा फाइंड करने से हमें फिर बेनिफिट क्या होगा। ये तीन चीज़ों के जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपके जो है वो माइंड में या फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। पहले बात, एच ऑफ जे ओमेगा क्यों फाइंड कर रहे हैं, देन कैसे फाइंड किया, ठीक है, और इसको फाइंड करके हम जो है वो कैसे यूज़ करेंगे आउटपुट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन में अगर किसी को भी कुछ जो है वो आंसर नहीं समझ आया कि इसको कैसे हम जो है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे हमने फाइंड किया, तो वो डिस्कस कर सकता है मेरे से। अदरवाइज फिर हम एग्जांपल पे कंटिन्यू करते हैं और एग्जांपल में हमें बेटर आइडिया हो जाएगा कि व्हाई वी डिड दिस। जी यस सर, ये बता दें भाई सर हम एच ऑफ वी ओमेगा ओके, पहले हम आंसर करते हैं व्हाई वी हैव डिफाइंड एच ऑफ जे ओमेगा। ओके, पहली बात तो ये है कि एच ऑफ जे ओमेगा को अगर हम किसी तरह से फाइंड कर लें तो हमें सिस्टम का पता लग जाएगा। सिस्टम का अगर हमें पता लग गया तो हम उस सिस्टम के साथ जस्ट इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो एच को फाइंड करने का पहला जो बेनिफिट है वो ये है। ठीक है, हम किसी भी इनपुट के लिए अगर सिस्टम वही है, आउटपुट को डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, जस्ट एच और एक्स को मल्टीप्लाई ही करना है। तो एच को इसलिए फाइंड किया गया। अगर हम एच को फाइंड ना करते तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि हमें वही दो सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ते, कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने पड़ते, इनिशियल कंडीशंस को पुट करना पड़ता। वो सारी एक लॉन्ग डिटेल है। उन सब से हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमें एच ऑफ जे ओमेगा मिल जाए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कर क्या रही है। तो बेसिकली एच भी हमें यही बताता है कि किसी भी इनपुट को हमने करना क्या है, उस पर क्या इफेक्ट करना है, उसमें डिले डालना है, उसका स्क्वायर करना है, सिस्टम क्या करेगा, एच यही बताता है। तो हमने एच ही फाइंड कर लिया। तो एच अगर पता है, इनपुट चेंज करते जाओ, आउटपुट मिलती जाएगी। इसको ना यहाँ पे क्लियर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर। अब हमारे पास एक तो पहली इक्वेशन है टाइम डोमेन के अंदर,
जिसको हम कहते हैं कि जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स हो सकते हैं, डिपेंड्स कि कौन सा जो है वो आप यूज़ कर रहे हो। और उसका एक दूसरा वर्जन भी हमने फाइंड कर लिया है कि इसमें से h निकाल लो। अब एग्जाम्पल 4.24 के अंदर उसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है एंड ही इज सेइंग फाइंड y ऑफ t, और x ऑफ t जो है वो गिवन है, कोई भी इनपुट हो सकती है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका h पता लग जाए। अब h ऑफ j ओमेगा के लिए आपको इस इक्वेशन को क्लोजली ऑब्जर्व करना है ताकि हम इसको डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस बना सकें। और आपने अब मेरे साथ इसको अंडरस्टैंड करना है कि हाउ वी कैन डायरेक्टली राइट h ऑफ j ओमेगा बाय जस्ट सीइंग द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स। h ऑफ j ओमेगा के अंदर दो चीज़ों की आपने जो है वो रेशो लेनी है, y ऑफ j ओमेगा डिवाइड बाय x ऑफ j ओमेगा। और y ऑफ j ओमेगा की जगह पे चेक करो b ऑफ k इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कौन से कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं, राइट साइड वाले। तो जो डिनोमिनेटर में आएगा वो आपका लेफ्ट साइड वाले कोफिशिएंट्स आएंगे, और जो आपने इस फ्रैक्शन के अपर साइड पे लिखना है, नोमिनेटर में लिखना है, वो आपके आएंगे x ऑफ t के कोफिशिएंट्स। b ऑफ k जो है वो x ऑफ t के कोफिशिएंट ही है ना। मुझे फीडबैक दो ताकि हम इसको जो है वो यस सर यस सर इजीली कर सके, और मैं एज्यूम कर सकूं कि आपको वो चीज़ डायरेक्टली अब करनी आ गई है। ओके, तो अपर साइड के ऊपर हमने लिखना है x के साथ साथ क्या इन्वॉल्व है। ओके फाइन, पहली बात तो ये, क्या x के साथ कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व है? नो सर। नो सर नहीं इन्वॉल्व, नो सर ठीक हो गया। एक चीज़ ये क्लियर हो गई, x के साथ कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व है? यस, वो 1 है। अगर कुछ भी नहीं है तो वो 1 है, सिंपल। तो आपने अब ये लिखना है b ऑफ k, या दैट मीन्स के फर्स्ट जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और उस कोफिशिएंट पे जिसका कोफिशिएंट लिया गया है उसका डेरिवेटिव नहीं है, तो वहाँ j ओमेगा नहीं आएगा, तो जहाँ पे जस्ट 1 आएगा। सही है, नो डेरिवेटिव, 0 डिग्री डेरिवेटिव है, जस्ट कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर में आ जाओ, अब हमने लिखनी है दूसरे y के कोफिशिएंट्स। अब y के कोफिशिएंट में एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और उसके साथ कांस्टेंट क्या है? 1। फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 1 सर। तो j ओमेगा इंटू 1 आ जाएगा। सेकंड पे डेरिवेटिव नहीं है तो जस्ट कांस्टेंट लिख दो। इसको रिपीट करें, यस सर कर दें। यस सर कर दें। पहली बात आपने देखना है x के साथ क्या इन्वॉल्व है। अगर x के साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो j ओमेगा आ जाएगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है j ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, अगर कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है j ओमेगा एब्सेंट हो जाएगा। दूसरा चेक करना है कि जो हम लिख रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट्स कितने हैं। यहाँ पे सिर्फ x ऑफ t है, जस्ट डायरेक्ट इनपुट, नो डेरिवेटिव। इसका मतलब j ओमेगा वाले सारी टर्म्स खत्म, ना फर्स्ट ऑर्डर j ओमेगा आएगा, ना सेकंड का j ओमेगा आएगा, ना क्यूब j ओमेगा आएगा, जीरो वाला j ओमेगा आएगा, और j ओमेगा का पावर 0 मीन्स 1। और x ऑफ t के साथ जो कांस्टेंट है दैट इज आल्सो 1, तो यहाँ पे अपर साइड के ऊपर फ्रैक्शन में सिंपल 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर वाली साइड देखते हैं, हायर डिग्री से स्टार्ट कर लो। हायर डिग्री में एक ही डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है एक j ओमेगा आ जाएगा, j ओमेगा रेज टू पावर 1, और यहाँ कांस्टेंट फिर क्या होगा? 1, j ओमेगा 1 सर। डॉट 1 प्लस, क्योंकि सब समेशन हो रहे हैं ना, दोनों तरफ आपने समेशन करनी है, तो जितने भी हो रहे हैं वो सब ऐड करते जाना है हमने। पहला लिखा गया j ओमेगा इंटू 1 प्लस, सेकंड में j ओमेगा की वैल्यू क्या है? 0, तो j ओमेगा रेज टू पावर 0 इज 1। लेकिन इसके साथ अब जो कोफिशिएंट इन्वॉल्व है दैट इज a. This is your h of j omega, no need to solve this differential equation.
और ऑब्वियसली अगर हमें एच ऑफ जे ओमेगा इस फॉर्म में प्रोवाइडेड है तो हमें एक टेबल मैंने आपको बताया था कि आपने फिंगर टिप्स पे रखना है 1/a प्लस जे यस सर, ओमेगा इज एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू प्रॉपर्टी लगा। माइनस अल्फा टी इंटू यू ऑफ टी, यू कैन डायरेक्टली राइट। या अगर आपको नहीं टेबल की प्रैक्टिस, यू कैन फाइंड द इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग फार्मूला, दैट डिपेंड्स ऑन यू गाइस, विच एवर सूट्स यू। एक और एग्जांपल करते हैं अब इसमें और वही चीज़ें जो अपर वाली साइड है उसमें एक्स ऑफ टी की वैल्यूज आएंगी। तो अपर वाली साइड में एक्स ऑफ टी की वैल्यूज यहाँ पे हैं राइट साइड के ऊपर गिवन। एक्स ऑफ टी की पहली वैल्यू में एक डेरिवेटिव आता है, तो डेरिवेटिव की जगह पे जे ओमेगा आ गया। साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 है तो उसको हमने लिखा ही नहीं। प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है लेकिन कांस्टेंट 2 है तो कांस्टेंट 2 लिख दिया विदाउट एनी जे ओमेगा। ठीक है, अपर साइड क्लियर हुई? यस सर। डिनोमिनेटर पे आ जाओ। डिनोमिनेटर में हायर डिग्री है, अपर साइड को दोबारा रिपीट कर दूं, डिनोमिनेटर को। नोमिनेटर में आपके पास हायर जो आपका डेरिवेटिव है दैट इज विद ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का मतलब है जे ओमेगा रेज टू पावर 1, वो लिख दिया हमने जे ओमेगा एज इट इज। और इसके साथ जो कांस्टेंट है उसको हम 1 एज्यूम कर लेते हैं कि कांस्टेंट 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 हम लिखें या ना लिखें मल्टीप्लिकेशन में वो सेम ही है। तो इस फर्स्ट टर्म को हम जे ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो। प्लस एक्स ऑफ टी का डेरिवेटिव अब नहीं है लेकिन कांस्टेंट अब 2 है, तो कांस्टेंट लिखा 2 और जे ओमेगा रेज टू पावर 0 क्योंकि कोई डेरिवेटिव नहीं है। जे ओमेगा रेज टू पावर 0 इज 1 तो जस्ट 2 लिख दिया। अब नीचे वाली साइड पे आ जाओ। डेरिवेटिव की हायर डिग्री 2 है तो 2 मीन्स कि जे ओमेगा रेज टू पावर 2, कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 हमने लिखा ही नहीं, जस्ट जे ओमेगा रेज टू पावर 2 प्लस क्योंकि सारे सम हो रहे हैं। कोफिशिएंट है 4 एज इट इज लिख दिया। डेरिवेटिव की डिग्री है फर्स्ट तो उस फर्स्ट डिग्री की जगह पे जे ओमेगा रेज टू पावर 1 लिख दिया। प्लस समेशन हो रही है, कांस्टेंट है 3 लिख दिया। डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है तो जे ओमेगा लिखने की जरूरत ही नहीं है, या जे ओमेगा रेज टू पावर 0 लिखने एंड 0 मीन्स ऑटोमेटिकली 1। कैन यू फाइंड h of j omega if I provide you with the above equation, with any above equation? यस सर। यस सर, यस इजीली। सर, कॉन्फिडेंट हो? यस ओके, सर। नेक्स्ट अब आपका बेसिक यस मैथ है। सर, इंशाल्लाह। अब जो है आपने उसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर ली है, वही आपके मैथ्स के बेसिक चीज़ें। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो है यूज़ पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन में आपने फर्स्ट और सेकंड ए की और बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब चेक करें जो आपके पास एच ऑफ जे ओमेगा आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, अगेन वही कुछ बन गया है जो कि हमने स्टार्ट में किया था, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी, और अल्फा की वैल्यू 1 है, और यहाँ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी और अल्फा की वैल्यू 3 है। तो कुछ चीज़ें जो है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अब फिंगर टिप्स पे कर लो ताकि आपको उन चीज़ों की बार बार जो है वो कैलकुलेशंस की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करो। आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास एग्जैक्टली वही रिजल्ट बन गया जो कि यहाँ बना था। यहाँ ए था, यहाँ वो एक कांस्टेंट बन गया 1 और यहाँ वो कांस्टेंट बन गया 3, दैट्स इट। और हमारे पास एच ऑफ टी गिवन हो गया। तो कोई भी इनपुट आती है एच ऑफ जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, आउटपुट वाई मिल जाएगी। और नेक्स्ट में वो यही डिमांड कर रहा है 26 के अंदर कि जो भी प्रीवियसली आपने एच फाइंड किया था उसको इस इनपुट से अटैच करो और आउटपुट फाइंड करो। अब हमारे लिए कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। अगेन एक्स ऑफ टी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट पता है 1 ओवर जे ओमेगा प्लस 1, जस्ट मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स, जो हमने एच प्रीवियसली फाइंड किया है और जो हमने एक्स अभी फाइंड किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉल्व फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन एंड एट द एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अगेन रिजल्ट्स आपके उसी फॉर्मेट के अंदर हैं, यू कैन डायरेक्टली राइट वाई ऑफ टी इफ़ यू प्रैक्टिस दैट टेबल के कुछ जो इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हीं ट्रांसफॉर्म से आप डायरेक्टली आप इनवर्स लिख सकते हो।
यहाँ तक बताओ कोई क्वेश्चन है तो। और एक चीज और, आपने पार्शियल फ्रैक्शन को रिवाइज करना है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबली आपका इस चैप्टर के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी यूज होगा, और उसकी प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ तक आप स्टॉप कर जाओगे और इससे आगे वाला क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन की जो है वो जो भी 2-3 उसकी टाइप्स हैं वो आपने दोबारा से रिवाइज कर ली हैं। यस सर पिछले क्वेश्चन में एच ऑफ जे ओमेगा फाइंड कर रहे थे, इसमें हमने वाई ऑफ जे ओमेगा फाइंड करना। देखो पिछले क्वेश्चन में 4.25 में हमें x गिवन नहीं है, सब कुछ जनरल पर्पज हो रहा है। हमें जस्ट एक इक्वेशन गिवन है और हमने चेक करना है कि इक्वेशन करती क्या है। दैट मीन्स कि इक्वेशन के अंदर इनसाइट क्या है, सिस्टम क्या है जो ये काम करवा रहा है। हमने वो सिस्टम फाइंड कर लिया। अब यहाँ उसने इनपुट भी डिफाइन कर दी है कि x ऑफ t की वैल्यू ये है, तो फिर हमें सिस्टम भी पता है, हमें इनपुट भी पता है, तो हम आउटपुट भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें इनपुट पता नहीं थी, इनपुट को उसने जस्ट एक नाम दिया हुआ था x ऑफ t, लेकिन x ऑफ t है क्या वो डिफाइंड नहीं था। लेकिन 26 में उसने x ऑफ t डिफाइन कर दिया। अब अगर x ऑफ t डिफाइन हो गया, सिस्टम का भी आइडिया है, then we can simply use convolution property, which is multiplication in transforms, and we can directly find the y. And then we have to take the inverse transform of y to convert into time domain. And to convert into time domain, you have to do the partial fraction. And I am again insisting, just revise some partial fraction concepts. Okay. 26, 25 और मेरे ख्याल से प्रीवियस भी किसी एग्जांपल में पार्शियल फ्रैक्शन इन्वॉल्व थी। सर 24 में। ओके, तो अब जस्ट आप एनालाइज कर लो कि अगर आपके एग्जांपल्स के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन इन्वॉल्व है तो आपके पेपर के अंदर भी ये आ सकती है। मैं ये नहीं जो है वो आपसे डिमांड करना चाहता कि अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आती तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ सम मिसिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स अलजेब्रा वगैरह के, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। जो आपके प्रीरेक हैं इस कोर्स के लिए, उनमें जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने रिवाइज करने हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम रिपीट भी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? ओके, दिस इज all about chapter number 4. Let's summarize chapter number 4. इन बुलेट्स को दोबारा पढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट क्यों हुआ? चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने पीरियोडिक सिग्नल पे फोरियर एनालिसिस किया और उसको हमने नाम दिया था फोरियर सीरीज का। अब कुछ चीजें जो आपने फिंगर टिप्स पे रखनी है। पीरियोडिक सिग्नल के लिए क्या है? Which tool you can use Fourier for series. periodic signals? फोरियर सीरीज सर। फोरियर सीरीज, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में ये चीज़ें ना बार बार आपकी रिपीट हो रही होंगी हायर कोर्सेज के अंदर, और ये चीज़ें आपको अभी से प्रैक्टिस कर लोगे तो बेटर रहेगा। फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स वी हैड फोरियर सीरीज। मैं एब्रीवेशन यूज कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि इसको चेक करते हैं ए पीरियोडिक के लिए, फोरियर ट्रांसपोज, तो हमारी सीरीज जो है, सीरीज के अंदर समीशन इन्वॉल्व थी, और हमें आइडिया हुआ कि आपका ओमेगा तो है, उसमें तो डिस्टेंस ही बहुत कम हो गया है। अगर हम टाइम पीरियड को इन्फिनिटी लेते हैं तो हमारी जो समीशंस थी वो इंटेग्रल में रिपीट हो गई, और सीरीज जो थी वो ट्रांसफॉर्म बन गई। लेकिन इस ट्रांसफॉर्म ने हमें फिर बेनिफिट बहुत दिए। इस ट्रांसफॉर्म ने हमारी जो है वो कन्वोल्यूशन को मल्टीप्लिकेशन बना दिया, हमारे लिए काफ़ी जो है वो सिंप्लिसिटी क्रिएट कर दी, और हम जो है किसी भी सिग्नल की टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं यूजिंग दिस सेकंड टूल, जिसको हमने चेक ये किया था कि ए पीरियोडिक के ऊपर क्या करता है, लेकिन वो उसने हमें और काफ़ी बेनिफिट्स दे दिए। ओके, बैक टू द लेक्चर। हमने स्टार्ट किया था एक्सटेंशन ऑफ द फोरियर सीरीज। हमने फोरियर सीरीज को एक्सटेंड किया था
ए पीरियोडिक के लिए, बिकॉज पीरियोडिक पे तो हमें पता था कि वो इंप्लीमेंट हो जाएगी और हमें डिफरेंट हार्मोनिक्स मिल जाएंगे। ए पीरियोडिक के ऊपर चेक किया गया, हमें एनालाइज हुआ कि ए पीरियोडिक के ऊपर टाइम पीरियड तो इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज हम थ्योरेटिकली फिर रिज्यूम करेंगे कि टाइम पीरियड जो है वो इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी के बाद सिग्नल एक नया रियल एक्सेस लेके आएगा और फिर से रिपीट करेगा थ्योरेटिकली। लेकिन जैसे ही हमने टाइम पीरियड को इन्फिनिटी किया फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूसली फॉर्म के अंदर, आपकी जो समेशन साइन थी वो इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो रिप्लेस हो गई। ठीक हो गया। तो ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 का एक कह लो कि समराइज वे के अंदर हमने करना क्या था और हुआ क्या, और देन हमने उससे बेनिफिट फिर क्या क्या लिए। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 5। अगेन वही चीज़, चैप्टर नंबर 5 में भी आपका ट्रांसफॉर्म ही है, लेकिन वो डिस्क्रीट टाइम के ऊपर चला जाएगा। अभी चैप्टर नंबर पहले ये होता था कि चैप्टर में पहला पार्ट कॉन्टिन्यूस के लिए था, सेकंड पार्ट डिस्क्रीट के लिए था। अब उसने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है कि पहला पार्ट जो था वो पूरे का पूरा चैप्टर कॉन्टिन्यूस के लिए, अब नेक्स्ट पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो डिस्क्रीट के लिए आएगा। सारे कॉन्सेप्ट सेम होंगे हमारे लिए। अब उसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहली बात, हमारे फार्मूलाज क्या होंगे। अब फार्मूलाज अगेन 2 टाइप्स के होंगे, एक इन्वर्स लेने के लिए और एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इस तरह हमने कॉन्टिन्यूस डोमेन के अंदर देखे थे। dt मीन्स डिस्क्रीट टाइम, मैं यहाँ पे एब्रीवेशंस यूज़ कर रहा हूँ, एंड ft मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब आपने इन्वर्स के लिए जो फार्मूला यूज़ करना है वो ये वाला होगा, 1/2 पाई आपका एज इट इज़, एक्स ऑफ जे ओमेगा की जगह पे एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा आएगा, बिकॉज हम डिस्क्रीट डोमेन के अंदर हैं, और साथ आपका एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा। सारे का सारा फार्मूला सेम है, जस्ट एक डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस इंटीग्रेशन की लिमिट्स में है। वहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या थी? जब हमने माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ अब वो लिमिट्स हैं जस्ट 0 से 2 पाई, माइनस पाई से पाई, जो भी 2 पाई का आप ड्यूरेशन ले लो। उसके बाद हमें पता है कि सिग्नल्स रिपीट करते हैं। इसका हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको एक मैटलैब कोड दिया था कि आफ्टर 2 पाई कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स जो है वो वापस रेपिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। याद है कि वो दोबारा शो करूँ मैं आप लोगों को? यस सर। ये यस सर का मतलब शो करूँगे, याद है? अच्छा चलें, याद है सर। वेरी गुड। अब उसी बेस के ऊपर हमें फिर इंटीग्रेशन को जो है वो लॉन्ग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हम उसको एक टाइम पीरियड के लिए ले लेते हैं, 2 पाई टाइम पीरियड, दैट्स इट। और दूसरी साइड के ऊपर जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो एनालाइज ये करनी है कि जब हम कॉन्टिन्यूस टाइम का ट्रांसफॉर्म लेते थे तो हमारे सिंबल्स ये होते थे, लेट्स सपोज के x ऑफ जे ओमेगा, यहाँ वो सिंबल रिप्लेस हो गया है x ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो है वो जब भी डिस्क्रीट डेटा पढ़ा है हमने उसको इस फॉर्म में पढ़ा है, सम एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ z, और z आपका जो है वो डिस्क्रीट नंबर है। तो ये चीज़ें आपकी बुक के ऊपर एज इट इज़ यूज हुई हैं, तो हम इसको भी एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। x of j omega has been replaced with exponential of j omega. j omega is still there, imaginary part with the frequency, तो frequency ही है हमारी, और सिग्नल जो है वो टाइम से frequency के अंदर ही शिफ्ट होगा, लेकिन लिखने की अब टर्म्स डिफरेंट है। दूसरी जो डिफरेंट चीज़ हुई है वो ये हुई है कि हमारी इन्वर्स के लिए जो लिमिट्स थी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं है, वो जस्ट 2 पाई का स्पैन कवर करती हैं। अब स्पैन के लिए आप कोई भी लिमिट्स ले लो, 0 से 2 पाई ले लो, माइनस पाई से पाई ले लो, या मिडिल में जो भी आपका जो है वो बेटर आपको कैलकुलेशन में ईज करता है उसकी लिमिट समझेंगे। इसकी डेरिवेशंस, इसके प्रूफ जो है वो एज पर द असेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, और मेरे ख्याल से वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो जो है वो आप अगर फॉर योर ओन सेक अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक से कंसल्ट कर सकते हो। अब मैं एक्चुअली उसको स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सेमेस्टर है वो काफ़ी शॉर्ट है, हमें 16 वीक्स पूरे नहीं मिलेंगे।
तो कुछ जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं उनको हम स्किप कर देंगे, जिसका असेसमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, जस्ट एक एक्स्ट्रा हमें इंसाइट देने के लिए हैं। लेकिन अगर आप उसमें खुद से स्ट्रगल करके बुक कंसल्ट करते हो, देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम। अब इन दोनों फार्मूलाज को हमने फिंगर टिप्स पे रखना है। अगेन सिमिलर फार्मूलाज हैं, नथिंग चेंज, बस जो चेंजिंग्स हैं वो मैंने बता दी आपको ऑलरेडी। नंबर 2, कब कब हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स कन्वर्जेंस कब होगी, जिस तरह कॉन्टिन्यूस टाइम के अंदर हमने चेक किया था। तो पहली तो बात यही है कि वो सिग्नल इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए। वो जो है वो अगर उसको मैं टोटल सम करूँ सिग्नल का, तो वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर फाइनाइट एनर्जी होनी चाहिए, बाउंडेड सिग्नल हो। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है, दूसरी इक्वेशन के ऊपर जो हमने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की पढ़ी थी, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। मसला क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली फाइनाइट के ऊपर है। हमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट एक जो है वो इंटरवल ले लिया और वो इंटरवल फाइनाइट है, इसका मतलब सिग्नल ही फाइनाइट होगा। तो उस साइड पे कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे तब हमें इश्यूज हो सकते हैं, अगर सिग्नल बाउंड्री से बाहर जा रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो। और ऑब्वियसली हम जितने भी एग्जांपल्स करेंगे वो बाउंडेड ही होंगे। तो ये दो जो हैं वो आपकी कंडीशंस हैं टू चेक कि सिग्नल का हम ट्रांसफॉर्म ले भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर सिग्नल इजी वे टू चेक, सिग्नल की एनर्जी इन्फिनिटी है, हमें ट्रांसफॉर्म लेना नहीं चाहिए, उसका ट्रांसफॉर्म अवेलेबल नहीं होगा। ठीक हो गया? यस सर। सर ये सेकंड पॉइंट रिपीट कर दे। सेकंड पॉइंट रिपीट कर देते हैं। अब दूसरी साइड के ऊपर हमने जो फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था सिंथेसिस के लिए, सिग्नल को वापस बनाने के लिए अपने एन डोमेन के अंदर, डिस्क्रीट डोमेन के अंदर या इनवर्स लेने के लिए, उसकी लिमिट्स ही फाइनाइट हैं। प्रॉब्लम तब होती अगर लिमिट्स इनफाइनाइट होती, लेकिन अगर लिमिट्स ही फाइनाइट हैं तो सिग्नल का आंसर इटसेल्फ फाइनाइट ही होगा। तो इसलिए सेकंड फार्मूला में हमें कन्वर्जेंस के इश्यूज नहीं है, लेकिन फर्स्ट फार्मूला में कन्वर्जेंस के इश्यूज हैं अगर वो इन्फिनिटी से ऊपर या इन्फिनिटी को टारगेट कर रहा है तो अगर ये वाली इक्वेशंस होल्ड नहीं करती, सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो इनवर्स में कोई इशू नहीं होगा, इनवर्स इजीली हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फाइनाइट लिमिट्स। ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंडीशन है, बट अगर ट्रांसफॉर्म हो गया है, इनवर्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है। इनवर्स की लिमिट्स ऑलरेडी फाइनाइट हैं, तो अगर लिमिट्स फाइनाइट हैं और ऑलरेडी वो ट्रांसफॉर्मेबल है, देन वी कैन फाइंड द इनवर्स। अगेन वही एग्जांपल्स, जिस तरह हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ -t से स्टार्ट किया था, इसने अब स्टार्ट करना है अल्फा रेज़ टू पावर n से, और n मींस कि आप डिस्क्रीट टाइम के अंदर हो। n की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2 इस तरह करके होंगी और रियल नंबर्स अब नहीं है। ठीक है, अब ऑब्वियसली वही नोटेशंस x ऑफ j ओमेगा हैज बीन रिप्लेस्ड विद x ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा, एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर j ओमेगा। ठीक हो गया, हमने वो फार्मूला अप्लाई किया टू ट्रांसफॉर्म के लिए, हमने यूज़ किया था सेकंड फार्मूला, समेशन साइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, योर सिग्नल x ऑफ n मल्टीप्लिकेशन विद एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस j ओमेगा n, उसको यहाँ इसने एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर x ऑफ n की उसने वैल्यू प्लेस कर दी अल्फा रेज़, और लिमिट्स को उसने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बजाय 0 से इन्फिनिटी लिखी। ये लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी की हो गई हैं। एनीवन? यूनिट स्टेप फंक्शन की वजह a की वैल्यू यूनिट स्टेप फंक्शन भी और a की वैल्यू पॉजिटिव भी है। नॉट a की वैल्यू, a की वैल्यू से आपकी लिमिट्स का कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है, a की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती हैं, a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती हैं, लेकिन उसका लिमिट से कोई लिंक नहीं है। लिमिट से लिंक आपके यूनिट स्टेप फंक्शन का है, बिकॉज यूनिट स्टेप फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से लेकर बिफोर 0 0 है। तो अगर मैं उन लिमिट्स को ऐड करता भी हूं, उसका आंसर 0 होगा बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट स्टेप। एंड यूनिट स्टेप आपको 1 प्रोवाइड करेगा
आफ्टर ज़ीरो। इसका मतलब है कि लिमिट्स बिफोर ज़ीरो से लेने का जो है वो कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आफ्टर ज़ीरो लेने के लिए हमें फिर चेक करना पड़ेगा कि अब फंक्शन क्या था। तो फंक्शन हमें पता है वो अल्फा रेज़ टू पावर n था। उस लिमिट्स के लिए अल्फा रेज़ टू पावर n यूज़ होगा, लेकिन उससे प्रीवियस लिमिट्स के लिए अल्फा रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा था। ठीक है, तो अब इस फार्मूला को हम जो है वो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए, आपके जो नंबर्स हैं, पावर्स जो है वो आपकी इस फॉर्म के अंदर लिखी जा सकती हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बाय माइनस जे ओमेगा, और n को हमने जो है वो दोनों साइड के ऊपर कॉमन ले लिया है। तो n अब अल्फा के ऊपर भी है और एक्सपोनेंशियल के ऊपर भी है। ठीक हो गया। और हमने चैप्टर नंबर आई गेस 2 के अंदर ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए कुछ रिजल्ट्स को मैंने आपकी एक स्लाइड पे आपको मेंशन किया हुआ है। उस तरह के रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना कि आपको पता होनी चाहिए, वो डायरेक्टली आपको आंसर के लिए रिक्वायर्ड होंगी। अब आपकी बुक के ऊपर वो डायरेक्ट ये लिखता है दिस ज्योमेट्रिक सीरीज कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। सो इट इज़ 1 ओवर, अब वो सीरीज इस तरह की थी, 1 ओवर समेशन साइन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, एंड देन आपके पास जो है वो अल्फा रेज टू पावर n है। तो इसको वो लिख सकता है 1 ओवर 1 माइनस अल्फा रेज टू 1 पावर माइनस 1 माइनस। ठीक हो गया। तो इसको जो है वो आप इस फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, और डायरेक्ट आपने कन्वर्ट करना है। अब सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल 5.2 इज बेसिकली द काउंटर ऑफ 4.2। वहाँ पे हमने जो है वो बाउंड कर लिया था कि इसके साथ एक यूनिट स्टेप इन्वॉल्व है, लेकिन अगर यूनिट स्टेप इन्वॉल्व नहीं है तो प्रीवियस लिमिट्स भी लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ वही हुआ है, प्रीवियस लिमिट्स भी लेनी पड़ गई, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। दैट मीन्स कि जो हमने पिछले पार्ट में इग्नोर कर दिया था, एंड देन 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, जिसको पिछले पार्ट में हमने इंक्लूड कर लिया था। फर्स्ट टर्म जो थी वो हमारी एग्जाम्पल 5.1 है, और इस टर्म को हमने इग्नोर कर दिया था। लेकिन अगर यूनिट स्टेप मेंशन नहीं है तो आपको दोनों ही लिमिट्स लेनी पड़ेंगी। अब अगेन इसको जो है आप अगर उसी ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, दैट मीन्स के सम 0 टू इन्फिनिटी एंड सम प्लस माइनस प्लस फैक्टर टू इन्फिनिटी, तो आप ये वाली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। एक 0 से इन्फिनिटी हो गया, एक 1 से इन्फिनिटी हो गया। और अगेन द फार्मूलाज, द ज्योमेट्रिक सीरीज के जो फार्मूलाज हैं वो डायरेक्टली वो फिर से यूज कर रहा है और आपको रिजल्ट दे रहा है। तो मुझे आप ज़रा ये गाइड कर दो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस करनी है बिफोर एनी असेसमेंट। नंबर 1, ज्योमेट्रिक सीरीज के फार्मूलाज मैंने आपको एक स्लाइड के ऊपर जो है वो समराइज करके 3 या 4 फार्मूलाज हैं वो दिए हुए हैं। वो फार्मूलाज आपको जो है वो पता होने चाहिए। नंबर 2, फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स यूज होती हैं हर एक न्यूमेरिकल के अंदर, हर एक प्रॉब्लम के अंदर, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी तो ये आपके एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो स्टेप्स साथ यूज़ करवाएंगी, आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करवाएंगी और एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करवाएंगी। अब जिस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आप इस इक्वेशन के बाद ये लिख सकते हो, उसको सॉल्व करने का कोई जो है वो मेरे ख्याल से बेटर वे आपके पास नहीं होना चाहिए। इससे बेटर कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जस्ट राइट कि दिस ज्योमेट्रिक सीरीज कैन बी रिटन एज दिस आंसर। ठीक है, तो नो नीड टू जस्ट solve this series as you have already done in the previous math courses. I don't want that. मुझे आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए इस सिग्नल के लिए, और इस सिग्नल के लिए आप प्रीवियस कौन से टूल्स यूज करते हो वो आप डायरेक्टली कर लो। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते
आप उसको प्रॉपर सोल्यूशन से कर लो। लेकिन मैं प्रॉपर सोल्यूशन का और उसका कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा मार्क आपको नहीं दूंगा, बिकॉज जो है वो करेक्ट आंसर मैटर करता है कि आपने ट्रांसफॉर्म सही फाइंड करना आपको आता है कि नहीं आता, आपको लिमिट्स करेक्टली पुट करना आती हैं कि नहीं आती, यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे उस पर रिएक्ट करता है वो चीज़ आपको पता है कि नहीं पता। दिस इज माई पार्ट। ज्योमेट्रिक सीरीज की एक्सपेंशन आप डायरेक्ट कर रहे हो, यू कैन डू दैट। अगर आप उसको इनडायरेक्ट कर रहे हो यूजिंग सॉल्विंग दैट थिंग, दैट इज योर कंसर्न। लेकिन उसकी प्रॉपर सॉल्विंग से अगर आप एक 1 पेज या मोर देन 1 पेज कवर करते हो, उसका आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बार बार इसलिए आपको इन चीज़ों के लिए जो है वो इंसिस्ट करता हूं कि ये चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब ये एग्जांपल भी हमने की हुई है, एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है, लेकिन उसको हम अब ऑब्वियसली डिस्क्रीट टाइम से करेंगे। एग्जैक्टली इस एग्जांपल को हमने 3.12 में किया था। यू कैन चेक द स्लाइड्स, और उसी स्लाइड को हमने जो है वो प्रॉपर एक डेरिवेशन करके ए के फाइंड किया था। दिस वाज द ए के। अब मैंने सिर्फ ये किया है कि उस ए के को वहां से कॉपी करके मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ऑब्वियसली अगर आपको इस तरह की असेसमेंट पेपर में आती है, यू हैव टू सॉल्व द कंप्लीट थिंग, बट हमने उसकी सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, तो हम उसको अब डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमने इस चीज़ को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो आई गेस इट इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द प्रॉब्लम नंबर 12. You can consult, already shared the slides with you. अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ना वो ये आएगा, चैप्टर नंबर 3 था 4 ईयर सीरीज से रिलेटेड, और 4 ईयर सीरीज का मतलब था कि ये जो फंक्शन यहाँ डिफाइन हुआ है, सम विंडो, रेक्टेंगुलर विंडो, ये किसी n के बाद रिपीट होगी, यहाँ ये फिर से रिपीट होगी, डिस्क्रीट है ऑब्वियसली, सिंबल्स हैं, और -n पे भी ये रिपीट होगी। पीरियोडिक वर्जन, 4 ईयर सीरीज फाइंड ही तब होगी अगर सिग्नल पीरियोडिक है, और 3.12 के अंदर वो इसी जो है वो ग्राफ को पीरियोडिकली डिफाइन कर रहा है आफ्टर एवरी n। लेकिन जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म के ऊपर आएंगे पीरियोडिसिटी खत्म हो जाएगी, सिग्नल एक ही है और जाकर इन्फिनिटी के बाद कहीं रिपीट करेगा, तो हम ये एज्यूम करेंगे। अब इसका मतलब एक ही है, अब कुछ चीज़ें जो चेंज हो जाएंगी, के ओमेगा नॉट था हमारे पास हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सो ऑन, वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? जस्ट ओमेगा से। ओमेगा इज कॉन्टिन्यूस, अब उसके अंदर कोई के ओमेगा नहीं है, कोई डिस्क्रीट टाइम नहीं है, तो उसके डिफरेंट मल्टीपल्स नहीं है, वो एक जो है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर में सारी वैल्यूज आएंगी। अब ओमेगा नॉट, के ओमेगा नॉट विल बी रिप्लेस्ड विद जस्ट ओमेगा, बाकी चीज़ एज इज आ गई, n1 + 1/2। सिमिलरली साइन ऑफ के ओमेगा नॉट बाई 2, अगेन के ओमेगा नॉट डिस्क्रीट है लेकिन कॉन्टिन्यूस है, सॉरी डिस्क्रीट है लेकिन टाइम पीरियड इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि ओमेगा नॉट जो है वो स्मॉलर वैल्यू के साथ आएगा, और अगर ओमेगा नॉट स्मॉलर वैल्यू के साथ आएगा तो के ओमेगा नॉट जो है वो 0 ही एज्यूम करेंगे, और 0 का मतलब है कि वो रियल एक्सिस है। अगेन ओमेगा 1/n, अब n तो है ही नहीं, n तो इन्फिनिटी के ऊपर है, तो ये टर्म हम लिखेंगे ही नहीं, बिकॉज अगर हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें n की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी रखनी पड़ेगी, तो n यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, वो थ्योरेटिकली हम एज्यूम करते हैं कि n इन्फिनिटी के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, तो आपकी एक एक इक्वेशन के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व थी उसको हमने जो है वो ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। एनी क्वेश्चन कि हमने के ओमेगा नॉट को ओमेगा क्यों लिखा, देन हमने जो है वो किस तरह से इसकी कन्वर्जन की है, पहले जो है वो इक्वेशन क्या थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, अब जो है वो इक्वेशन क्या है, पहले ग्राफ क्या था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, और अब ग्राफ क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्यों आया है, के ओमेगा नॉट की जगह पे ओमेगा क्यों लिखा गया है। एनी क्वेश्चन जो मैंने पूछी हैं इससे रिलेटेड या इसके अलावा। एक्सक्यूज मी सर, यस
सर अगर हमें ये एग्जांपल आ रही है तो हम डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हैं कि a k is equal to this। ओके, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ये है, अगर तो मैं आपको कह दूं कि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है और पीरियोडिक सिग्नल का जो कोफिशिएंट है ए के वो ये है, फाइंड द ट्रांसफॉर्म, तो आप डायरेक्ट करोगे। लेकिन अगर मैं चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करता तो आपको फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली इतनी लॉन्ग डिटेल में मैं आपको कैलकुलेशंस दूंगा नहीं, बिकॉज इट विल first you will find the transform series, then you will find the transform, and it will be hectic in a limited time. So मुझे जो आपकी कॉन्सेप्ट्स चेक करने हैं, मुझे आपके लॉन्ग डेरिवेशंस नहीं करवानी वहाँ पे, इसलिए आपके एग्जाम के अंदर कोई डेरिवेशन नहीं आएगी। मुझे जस्ट ये चेक करना है, कैन यू select the limits, can you multiply the signals, can you convolve the signals, and do you know the convolution property, something like that. लेकिन जो कैसे सॉल्व करना है 3-4 पेजेस में सॉल्व ही हो रहा है, वो चीज़ मैं अवॉइड ही करूँगा। लेकिन थैंक यू सर। अदर देन दैट, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम्पल 3.12 का मैं अगर रेफरेंस नहीं दे रहा तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने में मेरे ख्याल से यू कैन डायरेक्टली सॉल्व। कैसे? Obviously I will provide the values of n1 and minus n1 क्या होगा and plus n1 क्या होगा। तो माइनस n1 से लेकर प्लस n1 तक अपनी विंडो को एक्सपेंड करो। दैट मीन्स कि माइनस इन्फिनिटी की जगह पे माइनस n1 आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की जगह पे प्लस n1 आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू इन लिमिट्स के लिए 1 है, तो फंक्शन तो टोटली 1 हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय द एक्सपोनेंशियल जो कि फार्मूला के अंदर आता है। अब इस चीज़ को आपने सम करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर आपके पास n जो है वो वेरिएबल नहीं है तो फिर ये काफ़ी इजी है। लाइक -3 से लेकर +3 तक एक्सपेंड कर दो, यू कैन एक्सपेंड, जस्ट ऐड ही करना है ना। n की वैल्यू को -3 लो, -2 लो, -1 लो एंड चेक व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज योर ट्रांसफॉर्म। लेकिन अगर n की वैल्यू जो है वो वेरिएबल है और एवरीथिंग इज वेरिएबल, दैट मीन्स कि वो जो है वो प्रीवियस एग्जाम्पल से ही हेल्प ले रहा है। एंड अगर आप उसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे इट विल बी अ प्रॉब्लम। और फॉर द टाइम अगर हम इस एग्जाम्पल को इग्नोर कर दें कि इस तरह का कोई लिंक था ही नहीं, अब ये तो आपकी बुक पे इस तरह मेंशन कर रहा है ना, वो ये इक्वेशन है ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए। ये आपके पास ग्राफ है, जस्ट टेल मी कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन। फॉरगेट जहां पे कुछ साइन वगैरह इन्वॉल्व होता है। यस सर, कर सकते हैं, लेकिन Yes, सर you उसके लिए can do हमें that. एक एक फाइंड करना पड़ेगा। No need to find AK. Why you are finding AK? I am saying this function is aperiodic. That means कि Fourier series के coefficient को आप साइड में रख दो। No need to find the Fourier series now. Directly find the transform. And transform की equation हमें बता रही है कि आपको सम करना है सैंपल्स को, कहाँ से लेके कहाँ तक, जो भी लिमिट्स आपको बताई जा रही है। तो उस लिमिट्स के अंदर एक्सपोनेंशियल के टर्म्स को सम करते जाओ। एक्सपोनेंशियल ऑफ -3 +3 आ जाएगा एक जगह पे, -2 भी आएगा, +2 भी आ जाएगा एक जगह पे। सिमिलरली -1 आएगा, +1 भी आ जाएगा। तो आपको डुअल मिल रहे हैं, तो फंक्शन या तो कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा या साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये अगर दोबारा मैं बता कहूं दें इसकी। दिस सर ये फंक्शन दोबारा इज बता फ्रॉम -1 to +1, मैं बिल्कुल एक लिमिटिंग सा सिंपल सा केस ले रहा हूँ। क्या बनेगा, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ -j⍵, -1 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, n की जगह पे -1 पुट करने से, तो ये 1 आ गया। प्लस 0 वाला पुट करना है तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 पुट करेंगे तो वैसे 1 आ जाएगा। 1 सर। प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ -j⍵, ये कुछ बनेगा ना? yes or no? Yes, sir. Yes sir। Yes. So can you write this equation in some cosine form? Yes sir, 1 plus Yes. वो Yes, sir. 2 multiplied No need to find के previously क्या चल रहा था, डायरेक्टली सॉल्व कर लो। वो तो उसने जो है वो एग्जांपल दे दी, इसने जो है वो पहले इस तरह की एग्जांपल की हुई थी। लेकिन अगर हमें वो चीज़ नहीं पता, डायरेक्ट सॉल्व करो, हमारे पास फार्मूला गिवन है।
तो उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, इसका सीरीज क्या आया था, इसका ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म भी फाइंड कर लो यूजिंग दैट फार्मूला। जस्ट करना क्या है, यू हैव टू एक्सपैंड द सीरीज, और सीरीज एक्सपैंड करोगे तो हमको साइन साइन वैसे बन जाएंगे आपके। ओके, लेट्स इरेज दीज कटिंग्स ताकि आपकी स्लाइड्स जो है डैमेज ना हो। तो ये आपने जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको पता होने चाहिए कैसे करने हैं। तो फॉरगेट के एग्जांपल 3.12 भी कुछ था, जस्ट डायरेक्ट लिखो आंसर क्या आता है। तो बुक के ऊपर से ऐसे किया हुआ था, मैंने भी उसको ऐसे ही जो है वो यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अगर बुक के ऊपर ऐसा गिवन ना होता, हमारे पास डायरेक्टली फाइंड करने के लिए भी टूल्स हैं। वी कैन डायरेक्टली एक्सपैंड दिस फार्मूला, वी कैन डायरेक्टली फाइंड द व्हाट विल बी द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस लिमिटिंग रेक्टेंगुलर फंक्शन। यस और नो? यस सर। एक्सक्यूज मी सर जी, अगर ये n1 एंड ये वैल्यू नहीं देता फिर अपनी मर्जी से जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, अगर वो आपको नहीं दे रहा है ना तो फिर आप उसको n1 ही एज्यूम करो। ठीक है, अगर आपको वो बाउंड कर रहा है और ऑब्वियसली अगर आप वो n1 ही वेरिएबल दे रहा है तो फिर आप किसी भी जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर नहीं पहुंचोगे, लाइक साइन ऑफ 2 ओमेगा टी समथिंग लाइक दैट। वो इस तरह नहीं बनेगा, फिर वो साइन ऑफ n1 सम ओमेगा टी बन जाएगा। इस तरह यहाँ बन रहा है, यहाँ n1 गिवन नहीं है तो साइन के अंदर ही n1 आ जाएगा। अब n की जो वैल्यू पुट करोगे रिजल्ट वैसे ही बनते जाएंगे। ओके सर। ये वही यस सर ये हमारे पास टाइम डोमेन में जो एग्जांपल गिवन है उसका जो फिर आएगा रिस्पांस फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो सिंक फंक्शन होगा ना? इसका यस सर। यस सर तो जब हमने लिमिट्स उसको डिफाइन कर दिया -1 से 1 तक, तो हमारे पास सिर्फ cos ओमेगा आया, 1 + cos ओमेगा इस तरह, तो वो तो सिंक फंक्शन नहीं बन रहा। देखो वो आया है 1 + समथिंग cos ओमेगा, एक लिमिटिंग वैल्यू के लिए -1 से लेकर +1 के लिए। यस यू आर राइट। Let me think on that what is going to happen if you change the limit. इस क्वेश्चन को अगर मैं नेक्स्ट टाइम आंसर करूँ तो ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर अगर लिमिट चेंज करता है तो हमारी इक्वेशन पूरी चेंज हो जाती है। ओके वही मैं फंक्शन रिस्पांस भी चेंज हो लिमिट जाएगा। चेंज करने से हमारी जो है वो ओवरऑल जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इस आंसर को हम होल्ड कर लो, इसको मैं थोड़ा सा ना होमवर्क करने के बाद आपको इसका आंसर दूंगा, बिकॉज अभी जो है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ लेकिन वो जो है वो मेरे लिए कह लो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा कि मैंने आपको करेक्टली बताया कि नहीं। चलें इसको होल्ड कर लो, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट से स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट इज सेम इम्पल्स फंक्शन आता है, देन व्हाट विल बी द ट्रांसफॉर्म, वी नो डायरेक्टली 1 होगा बिकॉज इम्पल्स 0 के ऊपर डिफाइन है, एक्सपोनेंशियल को भी 0 कर देगी, एक्सपोनेंशियल 0 मीन्स 1, तो इसको भी आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। इफ x ऑफ n इज इक्वल्स टू इम्पल्स x ऑफ j ओमेगा या x ऑफ एक्सपोनेंशियल j ओमेगा शुड बी 1। ये उसी का ही जो है वो काउंटर पार्ट है। हमने ट्रांसफॉर्म को पीरियोडिक के ऊपर अप्लाई किया था, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म को पीरियोडिक के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। ओके सॉरी, तो ट्रांसफॉर्म को पीरियोडिक के ऊपर अप्लाई करने से हमारे पास जो एक टर्म इन्वॉल्व होती है वो ये होती है कि एक इम्पल्स क्रिएट हो जाती है। ये पीरियोडिक सिग्नल है, इसका सीरीज लिखा गया है, सम कोफिशिएंट a के एक्सपोनेंशियल ऑफ j के ओमेगा नॉट n, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई n, डिस्क्रीट टाइम में है और किसी एक n के लिए उसको हम जो है वो इंटीग्रेट समेशन कर रहे हैं। जब इसका ट्रांसफॉर्म लेंगे तो एक 2 पाई एज इट इज हमने पढ़ा था आ जाएगा, एक इम्पल्स इन्वॉल्व हो जाएगी और साथ कोफिशिएंट आ जाएगा। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? आई कैन गो बैक देयर। यस सर, ये कंटिन्यूस में देखकर बिल्कुल वही फॉर्मेट के साथ यहाँ भी इन्वॉल्व है, जस्ट वहाँ कॉन्टिन्यूस था, यहाँ डिस्क्रीट हो गया, वहाँ x ऑफ t था, यहाँ वो x ऑफ n हो गया, वहाँ x ऑफ j ओमेगा था, यहाँ x ऑफ एक्सपोनेंशियल j ओमेगा हो गया, बट राइट हैंड साइड इज सेम।
वहाँ पे टोटल टाइम पीरियड t था, यहाँ टोटल टाइम पीरियड जो है वो n है, बाकी सब सेम है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसने ओमेगा नॉट को 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड लिख दिया है, एंड टाइम पीरियड इज ऑब्वियसली n इफ यू आर इन डिस्क्रीट टाइम dt सिग्नल्स। दिस इज इट, हमारा जो है वो आई गेस हमने लेस देन जल्दी ख़त्म कर लिया हमने। अब नेक्स्ट वीक में एक तो आपकी असाइनमेंट पेंडिंग है और आप लोगों ने आई गेस उस पर काफ़ी जो है वो स्ट्रगल कर लिया होगा, एंड उसकी डेडलाइन हमने कब की रखी थी? 14 सर। सर मंडे की है। ओके, मंडे की है। Yes, तो sir, Monday. मेक श्योर कि मंडे से पहले आप उसको कंप्लीट कर लो। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि असाइनमेंट जो है वो आपकी CLO3 के ऊपर मैप्ड है और CLO3 जस्ट असाइनमेंट के अंदर ही आएगा। अगर आप असाइनमेंट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो भी ग्रेड आ रहा है आपका CLO3 फेल हो जाएगा। और आपको शायद आइडिया है कि आपके जो CLOs की फेल हो रहे हैं इनके लिए क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मेक श्योर कि आप किसी भी CLO को फेल ना करो, क्योंकि एट द एंड अब नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं तो पॉसिबली कभी ना कभी आपको ये सारी चीज़ें जो है वो वापस लेके आनी पड़ेंगी और फिर से रिवाइज करनी पड़ेंगी और फिर से इसकी रीअसेसमेंट करवानी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आप हाफ मार्क से ऊपर ही जा रहे हो हर एक चीज़ के अंदर। जी उसामा। सर आप किस तरह हमारी असाइनमेंट को मार्क करेंगे, क्या क्राइटेरिया आपने रखा है, किस तरह देखेंगे? किस तरह देखूंगा, आपने जो कोड्स जो हैं वो मुझे देने हैं उन कोड्स को मैं डायरेक्टली मैटलैब के ऊपर चला दूंगा। और अगर आपकी मैटलैब कोड्स के अंदर मुझे लग रहा कि वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, अब मैं वो बता रहा हूँ कि जिसमें मार्क्स डिडक्शन हो सकती है। अगर वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं जो मैंने डिमांड किए थे, आई विल डिडक्ट द मार्क्स। नंबर 2, अगर कोड्स के अंदर एरर हुए, आई विल डिडक्ट द मार्क्स। अगर कोड किसी से कॉपीड हुआ, आई विल डायरेक्टली मार्क्स 0। मुझे जो है वो अगर एक भी एक्सरसाइज आपने कॉपी कर ली, मैं पूरी असाइनमेंट 0 कर दूंगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। और मैंने आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है साथ, उस पर आप साइन करोगे कि यस हम आपको अलाउ करते हैं कि आप 0 करें अगर मैं कॉपी करता हूँ तो वो साइन होगा तभी असाइनमेंट में लूँगा, अदरवाइज मैं असाइनमेंट ही काउंट नहीं करूँगा। नंबर 2, आपका जो फॉर्मेट है पहले आपने कोड देना है, देन आपने ग्राफ देना है। अगर ग्राफ मिसिंग है असाइनमेंट के अंदर, मैं मार्क्स काट दूँगा, बिकॉज आपने असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं दी मुझे, आपने उसमें से कुछ चीज़ें मिस कर दी। अब ये जो मिस करने वाला पॉइंट होता है ना, ये तब होता है जब आप बिल्कुल एंड पॉइंट पर बना रहे होते हो। और अगर आप उसको कॉन्टीन्यूसली थोड़ा टाइम दे रहे हो, एक दिन के बाद 2 दिन के बाद आप वापस को चेक करते जाके अब इसमें ये चीज़ ऐड कर दूँ, अब ये चीज़ पता लग गई आपकी, तो असाइनमेंट बड़ी परफेक्टली बनती है। उस स्टूडेंट को मैं कभी भी इक्वल नहीं करूँगा उस स्टूडेंट के जिसने बिल्कुल